तो आइए पैनल डिस्कशन की शुरुआत करें और सबसे पहले पवन जी सवाल आपसे है। डीएमएफटी के फंड का प्रयोग कहां कहां पर होना चाहिए? माइक ऑन है सर। सबसे पहले डीएमएफटी का फंड जहां खनन होता है उसके सराउंडिंग 25 किलोमीटर एरिया में होना चाहिए। अभी पिछले दिनों जो नई पॉलिसी आई है उसमें ऐसा ही प्रावधान किया गया है संभवतः। जहां खनन होता है उसके आसपास एडजॉइनिंग माइनिंग एरिया के। जी ठीक है। गौरव जी, अगला सवाल आपसे है। लीज ट्रांसफर को लेकर किस तरह की चुनौतियां लीज होल्डर्स के लिए आती हैं? पहले तो मैं आए हुए सभी मेहमानों का स्वागत करता हूं और आप जी टीवी का भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि ऐसा प्रोग्राम रखा। तो अभी जो हम लीज ट्रांसफ़र की जो समस्या झेल रहे हैं वो ये है कि पहले के रूल हुआ करते थे कि इसके अंदर एक आदमी मैक्सिमम 2 लीज ले पाता था, लेकिन अब क्योंकि ये रूल हटा दिया गया है, 2017 में नई आरएमसी आ रही, उसके अंदर ये रूल का परिवर्तन कर दिया गया और एक आदमी को अनलिमिटेड लीज एरिया को अलाउड कर दिया गया है। सो अब हमारे प्रॉब्लम ये है कि हम लोग जो लीज़ लेते हैं पहले किसी और नाम से हुआ करती थी, मेरे मदर के नाम से भी, मेरे फादर के नाम से भी, मेरे बुआ के नाम से भी, ताई जी के नाम से भी। अब उनको हम एक नाम से कराने के लिए यदि चाहते हैं तो उसमें हमें एक ट्रांसफ़र प्रीमियम देना पड़ता है। वो ठीक है, वो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमें जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम चैलेंज आता है जब हम उसको रजिस्ट्रेशन कराने जाते हैं रेवेन्यू विभाग में, तो वहाँ पर हमसे 4 गुना रजिस्ट्रेशन शुल्क मांगा जाता है, जो कि अव्यवहारिक है और इससे बहुत बड़ी समस्या आती है क्योंकि डीएलसी का 4 गुना मांगा जाता है। सरकार हमसे रॉयल्टी भी ले रही है लेकिन 4 गुना टैक्स भी वसूल रही है डीएलसी का, जो बहुत ही अव्यवहारिक है। और इसको सुधारने के लिए मैं आपका जी चैनल का और हमारे पधारे हुए सारे माइनिंग अधिकारियों को रिक्वेस्ट करता हूं कि इसके लिए रेवेन्यू विभाग को एक अच्छा सा मैसेज दें और ये शुल्क कम करवाएं। धन्यवाद। ठीक है सर, और शायद इसीलिए आज हम सब यहाँ पर मौजूद हैं कि ये जान सकें कि क्या कुछ समस्याएं रहती हैं और उन समस्याओं से हम कैसे पार पा सकते हैं या क्या कुछ आप लोगों की उम्मीदें रहती हैं। लोकेंद्र रावत जी, ई रवन्ना को लेकर कई ज़िलों में विरोध, जी ऑन है सर, माइक ऑन। ई रवन्ना को लेकर कई ज़िलों में विरोध हो रहा है, इसका कारण क्या है? सर माइक ऑन है, माइक ऑन है। सबसे पहले आज के कार्यक्रम में पधारे खनिज विभाग से हमारे डायरेक्टर माइंस एंड जियोलॉजी श्री दीपक सवर साहब और ऑनरेबल डिग्निटीज़ जो डिपार्टमेंट से पधारे हैं, सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और जी राजस्थान के श्री आशीष दवे जी और उनकी पूरी टीम को आज के शानदार कार्यक्रम के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी मैम। सर ई रवन्ना को लेकर सवाल था कि कई ज़िलों में विरोध हो रहा है। ई रवन्ना, देखिए सरकार ने समय के साथ, सरकार और विभाग ने जैसे जैसे परिवर्तन होता गया, टेक्नोलॉजीज आती गई, समय के साथ जो हमारी आरएमएमसीआर है उसमें परिवर्तन करते गए। ई रवन्ना जिस मंशा के साथ लाया गया था, आज देखा जाए तो वो मंशा परिपूर्ण नहीं हो रही है, उसमें काफ़ी खामियां हैं। मुख्य तौर पर देखा जाए तो ई रवन्ना लाया गया था एक डिपार्टमेंट के अंदर जो माइनिंग का जो रॉयल्टी का लॉस हो रहा था, जो किसी भी तरीके से डिपार्टमेंट के अंदर इलीगल माइनिंग थी, उसको प्रिवेंशन के लिए ई रवन्ना लाया गया था। लेकिन आज की डेट में उसमें काफ़ी खामियां हैं, तो डिपार्टमेंट को उसमें सुधार की काफ़ी गुंजाइश है। जैसे कि ई रवन्ना के अंदर आजकल जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ रही है वो है उसका आरटीओ से लिंक होना। खान के अंदर किसी भी तरीके से ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है कि जब खनिज मशीन द्वारा खान के अंदर, गाड़ी के अंदर लोड किया जाता है तो उसमें ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है कि उसका एग्जैक्ट वज़न हम माप सकें। और जैसे ही वो गाड़ी जब खान से भर के दोबारा कांटे पर आती है, वे ब्रिज पे आती है, तो हमें पता पड़ता है उसके अंदर कुछ ओवरलोड वजन है। जब तक वो कांटे के तुलेगी नहीं गाड़ी, जब तक हमें उसके ओवरलोड होने का पता नहीं लगेगा। यदि हम वहाँ पर गाड़ी को अनलोड करते हैं अंडरलोड के लिए तो वो भी इलीगल माइनिंग की श्रेणी में आ जाता है। और यदि हम गाड़ी को उसी रूप के अंदर अगर रवन्ना काट करके भेज दें तो आरटीओ का चालान आ जाएगा ओवरलोड का। तो ये कुछ व्यवहारिक समस्याएं हैं जिनको डिपार्टमेंट को ध्यान देना चाहिए। इसी तरीके से जैसे अगर गाड़ी के अंदर हम लोग माइनिंग के अंदर गाड़ी में हार्ड फेसिंग करते हैं ताकि गाड़ी की बॉडी की जो लाइफ वो बढ़े, तो उससे गाड़ी का नेचुरली वज़न बढ़ेगा, 2 टन तक वज़न बढ़ जाता है और मेंटेनेंस के अंदर भी वज़न बढ़ता है।
तो देखा जाए तो हम मुख्य तौर पर उस 2 टन की एक एक्स्ट्रा रॉयल्टी पे कर रहे हैं डिपार्टमेंट को। तो इस तरीके की उस व्यवहारिक समस्याएं ई रवन्ना को लेकर के जिन पे डिपार्टमेंट को काम करना चाहिए। जी सर। यशवंत जी, नए खनन पट्टों के ऑक्शन हो रहे हैं, अब उनमें क्या ऐसा सुधार किया जा सकता है कि अवसर रोजगार के सृजन हो और नए रोजगार के अवसर बने भी? सबसे पहले सभी उच्च अधिकारियों को मेरा नमस्कार, मेरे सभी साथियों को नमस्कार जो यहाँ आज आए हैं। जी मीडिया ग्रुप का धन्यवाद, इन्होंने हमें ये मंच दिया जिसमें आज सभी मिलकर अपनी बातें साझा कर सकें। नए ऑक्शन की जहाँ तक बात है, आज बहुत सालों बाद में ऐसा हुआ है कि खनन विभाग का कुनबा बढ़ना शुरू हुआ है नए ऑक्शन के माध्यम से, और नई लीज ऑक्शन होने से नए व्यापारी आ रहे हैं, नए अवसर बन रहे हैं रोजगार के, और इकोनॉमी को भी बहुत फ़ायदा हो रहा है उससे। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो अगर सरकार के माध्यम से अगर की जाएं तो ये रफ्तार कई गुना बढ़ सकती है। जैसे सबसे पहले कि नई जो लीज़ें आवंटित की जा रही हैं वो रेडी टू यूज़ माइंस हों। आज आपने ऑक्शन की और 1 माह के अंदर अगर व्यापारी उसमें अपना काम शुरू कर सके तो सरकार को सबसे पहले तो रॉयल्टी मद में भी आय होनी शुरू हो जाएगी। आज हो क्या रहा है कि जितनी भी अनुमतियाँ लेनी है, इसी है वन विभाग से अनुमतियाँ लेनी, बहुत सारी ऐसी अनुमतियाँ जो व्यापारी उसके अंदर 1 से 1.5 साल 2 साल तक उलझा रहता है, अनुमतियाँ नहीं मिलती हैं। जब अनुमतियाँ 2 साल बाद मिलती हैं तब कहीं जाके खनन पट्टा शुरू करने की प्लानिंग और आगे का काम शुरू हो पाता है। उसी के अंदर एक और मूल समस्या भी माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा अरावली क्षेत्र के अंदर एक आदेश दिया गया है जिसमें प्रक्रिया पे कोई रोक नहीं है, लेकिन मूल आखिरी जो अनुमति मिलनी है, सैंक्शन मिलनी है, उस पर रोक लगाई हुई है। तो आपके मंच के माध्यम से मैं विभाग से निवेदन करूंगा उसमें त्वरित समाधान हो। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने आधी प्रक्रिया पूरी कर ली और सिर्फ उस एक आदेश की वजह से आज वो कार्य आगे शुरू नहीं हो पा रहा है। तो हो सकता था आज अपने प्रदेश के हज़ारों लोगों को रोज़गार मिल चुका होता अगर ये दिक्कत नहीं होती तो। इसके अलावा एक और सेफ्टी और खनन अच्छा कैसे, उससे संबंधित मेरा सुझाव है कि नए खनन पट्टे कम से कम 4 हेक्टेयर से छोटे साइज़ के आवंटित नहीं किए जाएं। खनन पट्टे अगर बड़ी साइज़ के आवंटित किए जाएंगे तो उसमें सुरक्षित खनन और रोज़गार के अवसर ज़्यादा अच्छी तरीके से हो पाएंगे और नियमों का पालन भी बहुत आसानी से हो पाएगा। तो अगर ऐसा हो पाए तो खनन क्षेत्र का भविष्य बहुत उज्जवल है। धन्यवाद जी। गौरव खंडेलवाल जी, एमसेंड नीति को लेकर सवाल है। एमसेंड नीति लाई गई और पिछले साल ये नई नीति जो है सरकार की तरफ से लाई गई, अब ये जो रिवर्स सेंड है उससे बेहतर है और क्या अलग नज़र आता है? देखिए, रिवर्स सेंड और एमसेंड के बारे में इतना कहना चाहूँगा कि पूरा वर्ल्ड इस टाइम केवल एक वर्ड पे काम कर रहा है, दैट इज़ कॉल्ड द सस्टेनेबिलिटी। और अगर हम इस माइनर मिनरल में सस्टेनेबिलिटी लाना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे पहले ज़रूरी है एमसेंड, क्योंकि 10 और 20 बनाना तो आपके लिए बहुत ज़रूरी है ही, वरना तो रोड नहीं बनेगी, कंस्ट्रक्शन नहीं होगा। बजरी तो चलो आपको बनास से मिल जाएगी, पर उसके बाद उस डस्ट का क्या करोगे? अगर हमें उस डस्ट को वेस्ट का यूज़ करना है तो हमें एमसेंड पॉलिसी को अपनाना पड़ेगा। और एमसेंड को सरकार को जो नीति आई थी कि भाई 50% आप उसको मिनिमम सरकारी कामों में ज़रूरी होगा, वो पूरी तरह से इम्प्लीमेंट हो नहीं पाई है। उसका सबसे बड़ा उदाहरण है, इस टाइम अगर जयपुर में सबसे बड़ा काम कोई होने वाला है तो वो है जयपुर मेट्रो। और आप जयपुर मेट्रो के ऑफिसर से मिलिए तो वो बोलते हैं कि वी विल वर्क ओनली ऑन द रिवर्स एंड। अब ये रिवर्स एंड कितने साल तक हमारी सस्टेनेबिलिटी को करेगी, हमारी नदियों को कितना कम ख़त्म करेगी, आई डोंट नो। मैं उसमें कुछ बोलना भी नहीं चाहूँगा। बट एमसेंड एक ऐसी चीज़ है, जैसे कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने बाइडेन साहब को एक 7 कैरेट का लैब ग्रोन डायमंड गिफ्ट किया, उसी तरीके से ये बजरी भी सब एमसेंड एक मशीन मेड डायमंड है जिसको अगर ढंग से यूज़ किया जाए। शक्तावत जी अभी हमारे सामने बैठे हैं, जस्ट माइंस में विजिट किया था और इन्होंने हमारी प्लास्टर सैंड को देखा था, तो ये खुद बोले तो भाई बजरी से अलग कहीं भी नहीं है। पर साहब तो बोल गए पर डिपार्टमेंट्स मानते नहीं है। जयपुर मेट्रो मानता नहीं है,
जब तक सरकार की वो नीति जिसमें ये बोला गया है कि 50% एमसेंट को कंपलसरी करा जाएगा, जब तक वो ढंग से इम्प्लीमेंट नहीं होती, नीति रह जाएगी, उसके अलावा कुछ नहीं होगा। उसके अलावा उसमें ये भी है कि भाई रॉयल्टी पे छूट होगी, ये होगी वो। मैं बोल रहा हूँ सब रॉयल्टी में छूट नहीं चाहिए, रॉयल्टी लो, कोई दिक्कत नहीं है, पर माल बिकने लायक तो बनाओ। भाई बिकेगा तो ही तो टैक्स आएगा, वरना तो सर कुछ है ही नहीं। ये जी सर। पवन जी, डीएमएफटी के नियमों में एसोसिएशन का प्रतिनिधित्व होना चाहिए, ये लगता है आपको? बिल्कुल। मैं एसोसिएशन के बारे में, जैसे आपने पहले पूछा था कि फंड का खर्च कैसे किया जाए, तो मैं आपसे आपके माध्यम से सभी को बताना चाहूँगा कि एसोसिएशन के पदाधिकारी हर क्षेत्र में रहते हैं, खनन क्षेत्र में। उनको मालूम है कि इस फंड का कहाँ पे इस्तेमाल होना चाहिए, सड़क में होना चाहिए, शिक्षा में होना चाहिए, या जो भी हमें करना है उसका सही जगह इस्तेमाल करने के लिए संगठन का प्रतिनिधि, खनन क्षेत्र के संगठन का प्रतिनिधि होना अति आवश्यक है, मेरा ऐसा मानना है। वैसे अभी जो लेटेस्ट जो आई है पॉलिसी, उसमें शायद हमें संगठन के पदाधिकारियों को भी उसमें जगह मिलेगी। इससे पूर्व जितना भी फंड इस्तेमाल हो रहा था तो वो कुछ अलग अलग तरीके से हो रहा था, जिसका हमने विरोध भी किया था। हम ये चाहेंगे कि संगठन के हर क्षेत्र में, हर जिला लेवल में, हर एमई ऑफिस तक संगठन के जितने भी पदाधिकारी हैं उनको हर चीज़ का मालूम है, उनका होना अति आवश्यक है। थैंक यू। गौरव जी, एमसेंट नीति की अभी बात हो रही थी और सर कह रहे थे कि शायद और उपयोग बढ़ना चाहिए। क्या आपको लगता है कि एमसेंट नीति का उपयोग और बढ़ना चाहिए और आमजन तक ये थोड़ा सा इसका प्रभाव पड़ेगा इस पर? बिल्कुल। एमसेंट एक हमारे वेस्ट जस्ट जो हमारी वेस्ट मटेरियल होती थी उसको अब हमने एमसेंट बनाया, और मैं खुद एक कॉन्ट्रैक्टर भी हूँ तो मुझे पता है एमसेंट एक बेटर सब्स्टिट्यूट है बजरी का। और जो हायर ग्रेड ऑफ कंक्रीट होती है, जैसे गौरव जी ने बोला मेट्रो में और इनमें, यदि गवर्नमेंट इंटर डिपार्टमेंट मीटिंग्स करे, जेडीए से मीटिंग करे, पीडब्ल्यूडी से मीटिंग करे, एनएचआई से मीटिंग करे, यदि माइनिंग विभाग, और उनको इसके उपाय और ढंग से समझाया जाए तो 100% एमसेंट की उपयुक्तता बढ़ेगी मार्केट में और अवेयरनेस भी आएगी। तो विभाग को कुछ ऐसे ऐसे प्रोग्राम करने चाहिए जिससे कि लोगों में एक जागरूकता पैदा हो एमसेंट के लिए। धन्यवाद। लोकेंद्र जी, हालांकि अभी गौरव जी कह रहे थे कि रॉयल्टी बढ़ा दीजिए, कोई बात नहीं है, लेकिन जो प्रोडक्ट है वो अच्छा होना चाहिए। क्या आप ये मानते हैं कि रॉयल्टी की दरें बढ़ी हैं, विरोध के स्वर भी उठे, क्या वो नहीं उठने चाहिए थे, या दरें जो बढ़ी हैं वो ठीक है? दूसरी चीज़ ये कि अगर दूसरे ज़िलों में अलग अलग रॉयल्टी दरें हैं, उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, MMDR एक्ट जो है उसमें IBM की गाइडलाइन में लिखा हुआ है कि रॉयल्टी जो है, जो मूल रेट है किसी प्रोडक्ट की, उसका लगभग 8% के आसपास होना चाहिए। हम मोटे तौर पे यदि 10% भी पकड़े उसको, तो आज जो हमारी रॉयल्टी की रेट है, जो पूर्व में अभी रिसेंटली 44 रुपये प्रति टन थी, चेजा पत्थर मैशनरी स्टोन की जो रेट थी, उसको 25% बढ़ा करके 55 रुपये प्रति टन कर दिया गया है। तो क्या वाकई में एक एवरेज कॉस्ट जो है वो 550 रुपये है पत्थर की? ऐसा कहीं नहीं है पूरे राजस्थान के अंदर। एवरेज रेट मैं नहीं समझता कि किसी भी जोन के अंदर 550 रुपये एवरेज रेट चेजा पत्थर की निकलेगी। तो विभाग को इस तरफ भी ध्यान देना चाहिए, सरकार को इसमें थोड़ी शिथिलता देते हुए जो रॉयल्टी की बढ़ी हुई रेट्स है उस पर ध्यान देकर के उनको संगत बनाना चाहिए, व्यवहारिक बनाना चाहिए, ताकि व्यापार को एक नई दिशा मिल सके। यशवंत जी, जो नए खनन पट्टे जिनके ऑक्शन हो रहे हैं, ये आपने बताया कि ऑक्शन हो रहे हैं, क्या सुधार हो सकता है, लेकिन कोई दिक्कतें भी लगता है कि आ रही हैं? बिल्कुल। जैसे ही नए खनन पट्टों के ऑक्शन होके सारी अनुमतियां मिल जाती हैं, सबसे पहली समस्या आती है खनन पट्टों तक पहुंचने के रास्ते की। अब जैसे अपने जयपुर में जेडीए प्लॉट्स ऑक्शन करता है, हर प्लॉट के अंदर कितनी चौड़ी सड़क होगी, कैसे आने जाने का रास्ता मिलेगा, सब कुछ उसके अंदर पहले से अंकित होता है। लेकिन खान विभाग जो खनन पट्टे आवंटित कर रहा है उसमें एक बहुत बड़ी ये लोकल इशू भी है वहाँ पे, कि जब खनन पट्टाधिकारी उस पर कब्जा लेने जाता है तो आसपास के ग्रामीण हैं और हैं, उनके कुछ गोचर भूमियाँ हैं, कुछ जोड़ की ज़मीनें हैं, कुछ ऐसी ज़मीनें होती हैं जो वो किसी भी सूरत में उस पट्टाधिकारी को उसको रास्ते के एवज में उस खनन पट्टा क्षेत्र तक पहुँचने के लिए देना नहीं चाहते हैं। तो एक नया संघर्ष चालू हो जाता है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की जगह एक झगड़ा चालू हो जाता है वहाँ के आम बाशिंदों से। वो वहाँ के पर्यावरण की या अपनी आसपास की भूमि की रक्षा के लिए लड़ रहे होते हैं। खनन पट्टाधिकारी
राज्य के विकास के लिए, लोगों को रोजगार देने के लिए, उसके लिए लड़ रहा होता है। तो इसमें अगर विभाग खनन पट्टे के साथ में रास्ता भी डिमार्केशन करके, उसके भी डिमार्केशन पॉइंट्स लेके अगर दे तो बहुत बेहतर हो जाएगा पूरे खनन व्यवसायियों और आसपास के लोगों के लिए। इसमें एक समन्वय समिति की भी सरकार को ज़रूरत है, जो आसपास के लोग हैं उनको ये चीज़ बताए कि ये आपके विकास के लिए, राज्य के विकास के लिए, अर्थव्यवस्था के विकास के लिए ये खनन पट्टे जो हैं वो आवंटित हो रहे हैं। तो वो खनन पट्टाधारी को अपना दुश्मन नहीं, अपना दोस्त समझें। तो इसके लिए राज्य सरकार को थोड़ा कुछ करने की, विचार करने की आवश्यकता है। ऐसा होगा तो बहुत फ़ायदा होगा, बहुत जल्दी अच्छे इसके नतीजे सामने आएंगे। थैंक यू। और ये तालियां जो बजी थी, शायद मुझे लगता है ये बहुत सारी समस्याएं बहुत सारे लोग शायद झेल रहे हैं और यही उम्मीद कर रहे हैं। यहाँ विभाग भी मौजूद है, सर आप खुद यहाँ मौजूद हैं, तो शायद इन समस्याओं का सुधार आने वाले वक्त में किया जाए। गौरव खंडेलवाल जी, एक राजस्थान माइंस एंड मिनरल्स कंसेशन रूल्स 2017, इसके अनुसार अवैध खनन और वैध खनन दोनों के जो पेनल्टी है उसकी परिभाषा में असमानता को लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे? सब वैसे सारे अधिकारीगण यहाँ मौजूद हैं, तो मैं आज चाहूँगा कि क्योंकि आपने वही ओपन मंच दिया है तो कोई भी नाराज़ ना हो। मेरा इसमें एक इतना सा कहना है साहब, मैं बाय प्रोफेशन चार्ट अकाउंटेंट हूँ और मैंने एक इकलौता लॉ देखा है जिसमें अवैध खनन को जिस तरीके से डिफ़ाइन किया हुआ है कि हमने परचूनी की दुकान भी चलाई है, पड़ोसी वाला दुकानदार अगर कोई विदाउट जीएसटी या विदाउट बिल के माल बेचता है तो रेड उसके पड़ती थी। यहाँ पर अगर किसी ने पड़ोस में अवैध खनन कर दिया है और वो कहीं लेजी नहीं है और मुझे बाद में लीज अलॉट हुई है, तो उसके 10-10, 20-20 मीटर, 50 मीटर का एरिया भी मेरे अवैध खनन में ले लिया जाता है। भाई देखिए, मैं जितना समझ पाया या मैं लॉ को लॉजिक समझता हूँ, भाई लॉ लॉजिकल होना चाहिए। लॉजिक ये बोलता है कि जो भी हमको माइंस अलॉट की गई है, अगर उसका एरिया ढंग से डिफाइन कर दिया जाए, उसके बाद हमको ये छूट दी जाए कि हम किस तरीके से उस मिनरल का मैक्स टू मैक्स यूज़ कर सकें, क्योंकि मिनरल की उपलब्धता तो धीरे धीरे वैसे ही कम, यहाँ हिंदुस्तान में नहीं पूरे वर्ल्ड में कम होती जा रही है। हम उसका मैक्सिमम यूज़ तब कर पाएंगे जब हमें ये पता हो कि यार ये हमारा एरिया ढंग से डिमार्क है, उसमें बड़ी विसंगतियाँ आज चल रही है। सेकंड, छोटी छोटी टेक्निकल एरर, मैं एक छोटा सा मतलब, जब किसी भी एग्ज़ाम में बैठते हैं ना और प्रोफेशनल एग्ज़ाम में बैठ जाओ तो 60 नंबर वाले को भी बहुत अच्छा बोला जाता है, रैंक आ जाती है। 100 में से 100 प्रोसीजर तो माइनिंग में कंप्लीट हो ही नहीं सकते। हो सकता है कोई मान जाए, पर मैं क्योंकि ओपन मंच दिया गया है इसलिए मैं ओपनली बोलना चाहूँगा कि 100 में से 100 प्रोसीजर माइनिंग में कंप्लीट नहीं हो सकते। मुझे खुद को पता है, मैंने माइनिंग प्लान पर साइन किया हुआ है। आज जब देख रहा हूँ तो ये समझ में आता है कि अरे तो वैसा ही लोन पेपर साइन कर दिया कि शायद अपने आप को पूरे घर के लिए गिरवी रख दिया है, मतलब पूरा घर गिरवी हो चुका है, सब कुछ हो चुका है। और जब तक इस लीगल और इलीगल को डिफाइन नहीं, देखिए ये पता ही नहीं है कि इलीगल कर कौन गया, जो लीगल है उसको इलीगल बोल दिया गया। एरिया नहीं डिफाइन हो पा रहा है। माइंस मेरे पास रेवेन्यू मैप में यहाँ है, पहाड़ यहाँ है, पर जैसे ही जो नया आपका डीजीएमएस या वो डीजीपीएस आया, उसमें माइंस पड़ोस वाले खेत में 500 मीटर दूर पे जा रही है। अब बोला जाए कि साहब उस खेत में जाके माइनिंग करो, तो साहब माइंस तो पहाड़ पे अलॉट हुई थी। दूसरा एक होता है साहब, हमको बोला जाता है कि 33% पेड़ हम माइंस पे उगाए। एक बहुत अच्छा नियम आया था कि साहब कहीं भी बाजू बाजू ज़मीन लेके या सरकार से अलॉटमेंट करा के आप वहाँ पर पेड़ उगा लीजिए। 33% अगर पेड़ हमने माइंस पे उगा दिए तो साहब माइनिंग कहाँ करेंगे? मतलब प्रैक्टिकली मुझे तो लगता नहीं है कि कैसे पॉसिबल है। वो 1 हेक्टेयर की माइंस में पूरा माइन प्लान भी बनाना है, सड़कें भी घुमानी है, ट्रैक्टर भी लाना है, वहीं पे रवन्ना भी काटना है, ये पॉसिबल कैसे है?